Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of February 2021. 26 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले जिसको भी हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है, दे कैन ज्वाइन। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द साइंस एंड टेक पोर्शन इन दैट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले उसमें, और अभी तक इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। पुराने वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं अगर आप आज भी सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद म्यांमार। फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, सेकंड इज असम, थर्ड इज मिजोरम, फोर्थ इज त्रिपुरा। आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड 1 and 3, 2 and 4, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4. Question number 2 is, according to India's national policy on biofuels, which of the following can be used as raw materials for the production of biofuels? First is cassava, second is damaged wheat grains, third is groundnut seeds, fourth is horse gram, fifth is rotten potatoes, या sixth is sugar beet. Now you have to select the correct code 1256, 1346, 2345 या 123456. Question number 3 is, कृतज्ञ is a national level hackathon being organized by. कृतज्ञ जो है वो इनमें से कौन ऑर्गेनाइज करता है? ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, या डी लास्ट है नीति आयोग. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आगे मूव करते हैं. आज का हम आपको मैप ऑफ द डे का एक्सरसाइज दिखा देते हैं. आज का जो मैप ऑफ द डे मैंने लिया है वो लिया है म्यांमार का मैप, द मैप ऑफ म्यांमार. ठीक है ना. सो व्हाई हैव चूजन दिस मैप ऑफ म्यांमार? क्योंकि ऑंग सैंग सूकी का केस आपको पता होगा, आर्मी कू का केस पता होगा, तो म्यांमार ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है ना. तो आपको बताना है, आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले बॉर्डरिंग कंट्रीज. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं. तो बॉर्डरिंग कंट्रीज सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, इंडिया दिख रहा होगा. ठीक है ना. इंडिया दिख रहा है. दूसरा फिर आपको दिख रहा होगा इधर चाइना दिख रहा है. फिर तीसरा इधर नीचे आपको लाओस दिख रहा है. देन आपको यहाँ पे थाईलैंड दिख रहा होगा नीचे. एंड देन लास्ट आपको यहाँ पे बस थाईलैंड, लाओस, चाइना, इंडिया. ठीक है. दीज आर द कंट्रीज विच बॉर्डर योर म्यांमार. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एक बीच में जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, तो ब्लू कलर की जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? वो आपका इंडिया IMT आपका हाईवे है. IMT एक पूरा हाईवे बनाया गया है. तो वो आपका वैसे तो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लास्ट अगर नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट्स की जो बात है उनमें वो टच करता है, और एक यहाँ बांग्लादेश को भी टच करता है. एक और चीज़ याद रखना, बांग्लादेश को भी म्यांमार टच करता है. इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस एंड थाईलैंड. ठीक है ना. याद रखिएगा, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस एंड थाईलैंड. तो ये भी आपका ये नीचे इधर इस वाले पोर्शन में ये बांग्लादेश को भी टच करता है. ठीक है. तो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस एंड थाईलैंड, दीज आर द 5 कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग द म्यांमार. फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन, जो मणिपुर वाला रीजन है, वहां पे मोरे तामू नाम की जगह दिख रही होगी. दिस इज मोरे तामू. तो मोरे जो है वो इंडिया की जगह है. फिर देखो यहाँ पे बीच में मैंडले एक पॉइंट है. मैंडले आपका म्यांमार का पॉइंट है. म्यांमार का पॉइंट है मैंडले, वहां से निकलता है. फिर नेपीतौ से निकलता है. फिर बागो से निकलता है, यंगून वाला जो पार्ट है. फिर ये जाता है माएसोत तक. माएसोत इज योर थाईलैंड. माएसोत कहाँ पे है? थाईलैंड पे है. तो मोरे, मैंडले और आपका माएसोत जो है वहां पर कहां पर है? थाईलैंड में. देखो ये जो पर्पल वाला पोर्शन है ना माएसोत का, ये देखो लिखा हुआ है माएसोत, दिस इज इन थाईलैंड. तो ये पूरा आपका IMT एक हाईवे बन रहा है जिसको कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, IMT क्यों बोलते हैं? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड बोलते हैं. ठीक है ना. वहीं पे दूसरा एक और है कि अगर इंडिया के आप कलकत्ता वाले पोर्शन से, कोलकाता पोर्ट से देखें तो कोलकाता से डायरेक्टली म्यांमार में यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे ये टुकड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे है आपका सितवे पोर्ट. देयर इज अ सितवे पोर्ट लोकेटेड हियर. तो ये भी आप याद रखना, इस मैप में लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर इस जगह पर सितवे पोर्ट नाम की जगह है. सितवे पोर्ट से डायरेक्टली ऊपर आपका आइजॉल तक आ जाता है वो कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट. दैट इज अ कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे कलकत्ता से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ सितवे पोर्ट पर आता है म्यांमार में. ठीक है ना. इस वाली जगह पे, ये वाली जो जगह दिख रही है आपको, ये है ना. तो यहाँ पे सितवे पोर्ट पर आता है, और यहाँ सितवे से डायरेक्टली ऊपर यहाँ पर मिजोरम के आइजॉल वाले पोर्शन, मेघालय आइजॉल वाले पोर्शन में आ जाता है. ठीक है ना, मिजोरम के.
तो दैट इज योर कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। देन यहाँ पर आपका मैंने मोरे, मैंडले और यहाँ पे मायसोत 3 पॉइंट ये दिखा दिया, ट्रिपल एम पॉइंट बोलते हैं इनको, मोरे, मैंडले और मायसोत, है ना। मायसोत में थाईलैंड, मोरे ये जो मणिपुर वाला रीजन, एंड यहाँ पे मंडले आपका म्यांमार वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। और ये कुछ सिटीज जो इंपॉर्टेंट हैं आपकी, मैंडले, नेपितो, बागो, और ये इसके बारे में आप देख लीजिएगा कि ये भी ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ किस तरीके से, किस ऑर्डर में है, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कंट्रीज तो मैंने आपको बताई दी, बॉर्डरिंग चाइना, लाओस, थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, दीज आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग योर म्यांमार। तो दिस वाज अ मैप फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो आगे मूव करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज फ्रंट पेज की है वो है गवर्नमेंट टू मॉनिटर द ओटीटी कंटेंट। दो चीजें गवर्नमेंट ने रिलीज की है। पहला तो पूरा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही उन्होंने रेगुलेट करने के लिए बनाया रूल्स। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर आपका ओटीटी भी आ गया और सोशल मीडिया भी आ गया। काफी स्ट्रिक्ट और टाइट रूल्स बनाए गए हैं, मैं आपको रूल्स भी बता दूंगा, है ना। सबसे पहली बात तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए 3 टियर मैकेनिज्म कर दिया गया, एज के हिसाब से 3 टियर मैकेनिज्म कर दिया गया है, ठीक है ना। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट अंडर द एम्बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, याद रखें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो नाम है किसके अंतर्गत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के अंतर्गत इन्होंने बोथ डिजिटल मीडिया, मतलब डिजिटल मीडिया को भी रेगुलेट किया है एंड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट किया है। मतलब कि डिजिटल मीडिया को भी रेगुलेट किया है एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट किया है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ने खुद के अंदर इमरजेंसी पावर्स रख ली है। मतलब द गवर्नमेंट हैज इक्विप्ड इटसेल्फ विद द इमरजेंसी पावर्स टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन। एंड रूल्स कहते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है तो द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में if is satisfied that it is necessary or expedient and justiciable give order to block access। मतलब कि अगर इनको लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को लगता है कि अगर जस्टिफाइड है किसी कंटेंट को ब्लॉक करना विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, उस पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को दोबारा, मतलब उसके बिना सुने ही आप उसके कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। ये इमरजेंसी पावर्स ले ली है गवर्नमेंट ने खुद के पास, ठीक है ना। सोशल मीडिया को भी इन्होंने वो किया है ना, स्ट्रिक्टर सोशल मीडिया नॉर्म्स ला दिए गए हैं। व्हाट्सएप और इन सबको बोला गया कि आप हमको बताएंगे कि हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ एन अनलॉफुल मैसेज। अगर कोई अनलॉफुल मैसेज होता है जिसके कारण कुछ ऐसी गतिविधि हो जाती है विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, तो वो चीज बताने का जो जिम्मा है, वो बताने का जिम्मा किसका रहेगा, टू द प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म जो है वो बताएगा कि आखिर किस व्यक्ति ने उसको ओरिजिनेट किया था, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दैट, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप उन्होंने बोल दी कि आपको बताना पड़ेगा कि हु इज द ओरिजिनेटर, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, ठीक। अगली चीज है, इट विल ऑल्सो रिक्वायर द लाइक्स ऑफ फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब टू टेक डाउन सच मैसेजेस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है, अगर कोई अनलॉफुल मैसेज है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर हटाना पड़ेगा। अब हम अभी तक क्या है स्पेसिफिक बात नहीं करना है, अब मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक बताता हूं। सबसे पहली बात कि इन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि इनको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ये सब जो है, दे शुड हैव अ प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। एंड उनको क्या करना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे प्लेटफॉर्म्स हो, दे शुड एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म फॉर रिसीविंग एंड रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स फ्रॉम यूजर्स। मतलब यूजर्स से कंप्लेंट्स लेने का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। एंड दीज प्लेटफॉर्म्स विल नीड टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस ऑफिसर एज वेल। तो इनको एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा टू डील विद सच कंप्लेंट्स, उन कंप्लेंट्स के साथ डील करने के लिए। हु मस्ट एक्नॉलेज द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स एंड रिजॉल्व इट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट। मतलब पहले तो उनको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स एंड रिजॉल्व करनी पड़ेगी कंप्लेंट विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट। दूसरी चीज है, इन एसेंस द रूल्स ले डाउन 10 कैटेगरीज ऑफ कंटेंट दैट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड नॉट होस्ट। 10 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने दे दी हैं ऐसे कंटेंट की जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होस्ट नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं? पहला है विच थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, which threatens the friendly relation with the foreign state or public order, or causes incitement to the commission of any cognizable offense, or prevent investigation of any offense, or is insulting any foreign state, or is defamatory, it is obscene, pornographic, pedophilic,
invasive of another's privacy including bodily privacy, insulting or harassing or on the basis of gender, libelous, racially and ethnically objectionable, relating or encouraging money laundering or gambling or otherwise inconsistent with the or contrary to the laws of India. ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिनके कंटेंट को होस्ट नहीं करना है. एज इट इज मैंने लिस्ट आपके सामने पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा इस चीज को. फिर से मैं बोल देता हूं, विच थ्रेटन्स द यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, जो कि इफेक्ट करे फ्रेंडली रिलेशंस को, पब्लिक ऑर्डर को, विच कैन कॉज इंसाइटमेंट फॉर द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब जिस कंटेंट को देख करके कोई लोग मर्डर कर दें या कुछ ऐसी चीज कर दें, और प्रिवेंट इन्वेस्टिगेशन है, या कोई ऐसा कंटेंट जो कि इन्वेस्टिगेशन में रोकथाम डाल दे, या किसी फॉरेन स्टेट की इंसल्ट करे, या फिर ऑब्सीन हो, या पोर्नोग्राफिक हो, या पीडोफिलिक हो, यानी कि चाइल्ड से एसोसिएटेड हो, which is invasive of another's privacy including the bodily privacy, which is insulting or harassing on the basis of gender, which is libelous, racially or ethnically objectionable. ये सारे कंटेंट को, या फिर कोई ऐसा कंटेंट जो मनी लॉन्ड्रिंग को या गैम्बलिंग को इंकरेज कर रहा हो, मतलब ये कुछ इस तरीके से बात हो रही है कि अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काम कर पाए, क्योंकि आजकल का जो कंटेंट है वो ऑब्सीन भी है, वो पोर्नोग्राफिक भी हो गया है धीरे धीरे, एंड इट इज इंकरेजिंग मनी लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग, ये सब चीजें चली रही हैं. जितने भी शोज बन रहे हैं माफियाज पे या डॉन्स पे, वो सारे कंटेंट तो ऐसे. तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि आपको ये कंटेंट होस्ट ही नहीं करना था. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए थोड़ा अब ये बहुत कठिन हो जाएगा कि कंटेंट कैसा रखें, क्योंकि बहुत इजीली अब आप तो सैक्रेड गेम्स को भी अब आप चाहें तो अभी क्लेम कर दीजिए और वो भी रिमूव करना पड़ेगा उनको, है ना. तो मतलब कुछ इस तरह की बात हो रही है. एंड ऐसे कंटेंट को गवर्नमेंट जब अप्रोप्रिएट समझेगी तो 36 घंटे के अंदर, 36 आवर्स के अंदर यू हैव टू रिमूव द सेड कंटेंट. आपको कंटेंट 36 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा, ठीक है ना. अगली चीज, व्हाट डज द ड्यू डिलिजेंस इंटेल फॉर सोशल मीडिया कंपनीज. अभी एक और कुछ चीजें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया को एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा. देयर शुड बी अ ग्रीवेंस ऑफिसर. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. सोशल मीडिया विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर विच इज रेसिडेंट इन इंडिया. चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रहेगा जो कि इंडिया में रेसिडेंट रहेगा, एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द रूल्स. They will also be required to appoint a nodal contact person for 24/7 coordination with the law enforcement agencies. एक नोडल पर्सन भी रहेगा, कॉन्टैक्ट पर्सन, जो कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ 24/7 कोऑर्डिनेशन में रहेगा. फर्दर द प्लेटफॉर्म विल नीड टू पब्लिश मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट. जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, दे विल हैव टू पब्लिश अ मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट मॉनिटरिंग द डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन ऑन द कंप्लेंट. मतलब जो डिटेल्स देनी पड़ेगी उनको कि क्या कंप्लेंट मिली और क्या एक्शन लिए उन्होंने, ठीक है ना. That is the thing which is important. So these are the social tighter norms for social media. काफी टाइट नॉर्म्स है सोशल मीडिया के लिए भी, एंड दिस इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड. इसको याद रखिएगा, ठीक है ना. सेम सेक्स मैरिज विल कॉज हैवॉक. गवर्नमेंट टेल्स हाई कोर्ट. गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को कहा है कि देखो ठीक है, आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, सेक्शन 377 आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, दैट इज ऑल इन वेल एंड गुड, बट नाउ वी कैन नॉट, मतलब इस तरीके से हम अलाउ नहीं कर सकते them to marry. We cannot allow them to marry. It will cause havoc. This is the reasoning given by the government to the high court. ठीक है ना. A complete havoc with the delicate balance of personal laws in the country. क्योंकि personal laws in country में है, वो किस तरीके से मानते हैं, एक इस तरीके से मानते हैं कि जो biological man है, it is the husband, a biological woman is the wife, and a child has to be born out of their union. जितने भी फैमिली लॉज हैं इंडिया में, चाहे वो हिंदूज के हों या मुस्लिम्स के हो या क्रिश्चियंस के हो, जो भी हो, दे ट्रीट बायोलॉजिकल मैन एज husband, biological women as wife, and a children born out of them. But same sex persons, they cannot produce. सबसे बड़ी बात तो ये, they cannot produce a child cannot be born out of them. पहली चीज तो ये रहेगी, biological man, biological women का कंसेप्ट ही नहीं है. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो फैमिली लॉज हैं और ये सब चीज़ें जो हैं, ये फिर बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा. एंड दूसरी चीज़, दिस इज़ नॉट नेचुरल एज पर द गवर्नमेंट रूलिंग. गवर्नमेंट ने तो पहले भी कह दिया था कि ये नेचुरल नहीं है. एंड ठीक है, सेम सेक्स आपने सेक्सुअल उसको रिलेशंस को जरूर जस्टिफाई कर दिया है. यू हैव डीक्रिमिनलाइज द सेक्सुअल रिलेशंस ऑफ सेम सेक्स पर्सन्स, बट
मैरिज के लिए अभी भी इंडिया में प्रोविजन नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी स्टेटमेंट दे दे कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउड है तो आप उसको हाँ करके आ जाओ, ऐसा नहीं है ना, वो नहीं है। आगे मूव करते हैं, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं, दो दैट वी हैव टू डिस्कस, है ना। तो आप मेरे साथ यहाँ पे मूव करते रहिए। पहला है सिंगल पार्टी डोमिनेंस डेमोक्रेसी इम्पेरिल्ड। अब ये जो आर्टिकल है एक्चुअली बहुत, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। वैसे अमूमन जो एम.के. नारायणन है वो पॉलिटिकल आर्टिकल लिखते नहीं है, वो इंटरनेशनल रिलेशन पे ज़्यादातर लिखते हैं। बट नाउ ही हैज रिटन ऑन द इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स। पूरा डिस्कस करने योग्य तो नहीं है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल की या वो जब जो भी चीज़ें हैं, बट इसमें उन्होंने एक चीज़ सिंपल सी ये बताइए कि इंडिया इज सिंपली मूविंग टुवर्ड्स अ सिंगल पार्टी डोमिनेंस। एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस की तरफ इंडिया मूव कर रहा है एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तब तक आप नहीं बोल सकते जब तक दूसरों के पास चॉइस ना हो, जब तक वोटर्स के पास चॉइस ना हो। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल पार्टी इज रूलिंग ऑल द स्टेट्स एंड ऑल दैट, देन दिस माइट टेक अ मतलब कि डेस्पोटिक स्टैंड कभी कभी लेने लगती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि अभी क्या है कि द रूलिंग पार्टी सेंटर पे है, अब उसको पता है कि मैक्सिमम स्टेट्स आर अंडर इट्स कंट्रोल, तो फिर वो कुछ भी ट्राई करती है टू गेन पावर इन द रिमेनिंग स्टेट्स। मतलब ऑथर का ये कहना है कि देन द रूलिंग पार्टी स्टार्ट्स टेकिंग एनी मेथोडोलॉजी इन ऑर्डर टू रूल इन अदर स्टेट्स। फॉर एग्जांपल जैसा कि पुडुचेरी में देखा गया, जैसे कर्नाटका में देखा गया, जैसे मध्य प्रदेश में देखा गया, जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, देन इट टेक्स एवरी एफर्ट मतलब कि कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, वो हो भी रहा है ना, किसी भी तरीके से प्रॉक्सी रूल करके कुछ भी करके वो रूल कर रहे हैं, है ना। एंड दिस इज अ थ्रेट टू द कंडक्ट ऑफ ऑर्डरली इलेक्शंस। एंड ये थ्रेट है एक तरीके से, जो ऑर्डरली इलेक्शंस होते हैं उनके लिए थ्रेट है। फिर ये इट इज अ डेंजर टू द डेमोक्रेसी। सबसे पहली बात ये है कि जो ये नेचर है, इट इज डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी, डेंजरस फॉर द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एंड इलेक्टोरेट्स आर सिंगुलरली इल प्रिपेयर्ड फॉर सच इवेंचुअलिटीज। हिस्ट्री इज रिप्लीट विद इंस्टेंसेस लाइक दिस। तो यही ऑथर ने कहा है कि बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको पहले भी देखने को मिलेंगे इस तरीके के, और हर बार यही चीज देखने को मिली है कि अगर आपने देखा है कि कोई सिंगल पार्टी इतना ज्यादा डोमिनेंस कर जाती है तो फिर दैट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ डेस्पोटिक गवर्नमेंट, एंड दैट शुड नॉट हैपन विद इंडिया। एंड यहाँ पर भी ऑथर वही बोला ऑथर कि डिबेट जो है वो धीरे धीरे वैनिश होते जा रहे हैं। जैसे कि हमने भी देखा है कई लॉज में, कई एक्ट्स में, तो डिबेट्स एंड डिस्कशन का जो एक्चुअल डेमोक्रेसी का मीन है वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा। अगर एक ही पार्टी रे कोई अपोजिशन ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब कि फिर किस बात की पार्लियामेंट और किस बात की वहां पे बहस, ठीक है ना। अगला आर्टिकल है द एब्सर्डिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहली बात तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप सबको पता होगा कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेकर के आई थी डिफेक्शन को रोकने के लिए। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि देखो अभी क्या रिसेंटली देखा गया मध्य प्रदेश, कर्नाटका या इन स्टेट्स में कि एक पार्टी से लोगों ने रिजाइन कर दिया, उसके मेंबर्स ने, और उतने लोगों ने ही रिजाइन किया जितने में कि वो गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो जाए, है ना। वो टॉपल होने तक उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब एंटी डिफेक्शन जो आता है, एंटी डिफेक्शन एक लॉ के बारे में क्या एब्सर्ड है, ऑथर ने बोला है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में एक प्रोविजन है कि आप अपने पार्टी की लाइन से हट करके वोटिंग नहीं कर सकते। मतलब आपकी पार्टी ने जो बोल दिया आपको उसी से चिपक करके वोटिंग करनी पड़ेगी, उसी से चिपक करके वही आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए। तो ऑथर ने कहा है कि ये चीज अपने आप में एब्सर्ड है, किसी भी ये अपोजिट है टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अपोजिट है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी एक सिटीजन को रिप्रेजेंट करते हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ सिटीजन, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटीजन को रिप्रेजेंट करते हो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आप क्या कर रहे हो कि अगर आपकी पार्टी ने कुछ बोला, आपके जो लोग हैं, आपके सिटी के जो लोग हैं, हो सकता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो उस चीज से एग्री ना करते हो। अगर वो उस चीज से एग्री नहीं कर रहे हैं, मतलब कि दैट इज नॉट गुड फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आप उसका अपोज कर सकते हैं। या कुछ आपको अगर लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का यहाँ पे भला नहीं होगा, तो आप उस चीज को सामने रख सकते हैं। यू कैन गो अगेंस्ट द पार्टी लाइन, यू शुड बी एबल टू गो अगेंस्ट द पार्टी लाइन। बट ऐसा नहीं है। इंडिया में जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया है वो एक्चुअली इसलिए आया ताकि लोगों की लॉयल्टी नॉट टू द पीपल बट टू द पार्टी। सिंपल सी बात यह है, उन्होंने कहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो इंडिया में आया है वहां पे लॉयल्टी क्या है, लॉयल्टी इज नॉट टू द पीपल रादर इट इज फॉर द पार्टी, ठीक है ना। तो लॉयल्टी इज नॉट फॉर द पीपल, इट इज फॉर द पार्टी। तो ये नहीं होना चाहिए आपका, है ना। आपको ये पावर होनी चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट भी वोट कर सकें। दूसरी चीज ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इंटरनेशनल एग्जाम्पल। इंटरनेशनल एग्जाम्पल में किसका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है यूएसए का, जहां पर कि अभी हमने देखा इंपीचमेंट प्रोसेस जब डोनाल्ड डक की हुई,
डोनाल्ड ट्रंप की हुई, सॉरी नॉट डोनाल्ड डक, डोनाल्ड ट्रंप का जब इम्पीचमेंट हुआ तो 7 मेंबर ऐसे थे रिपब्लिकन सेनेट के, यूएस सेनेट के जो रिपब्लिकन्स थे, एंड दे वोटेड टू कन्विक्ट हिम। अब रिपब्लिकन पार्टी चाहती तो उनके खिलाफ एक्शन ले भी सकती थी, बट दे डिडंट टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ये उनका व्यू पॉइंट था, एंड दे स्टेड टू दैट व्यू पॉइंट, है ना, वहां पे इतना वो नहीं है। तो यहाँ पे हमको भी इंडिया में भी ये समझना चाहिए कि ये एब्सर्डिटी है कि आप किसी व्यक्ति को बोलो कि नहीं आप अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर आप मतलब अगेंस्ट द पार्टी, अगर आप किसी चीज से नहीं सहमति रखते हो तो एटलीस्ट यू शुड बी गिवन स्पेस फॉर दैट। अगर यू विल नॉट, इफ यू विल नॉट बी गिवन स्पेस फॉर दैट, देन वही चीज होगी जो पुडुचेरी पे, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में हुई। लोग इस तरीके से फिर वहां से रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर आप अगेंस्ट वोट नहीं करने दोगे तो वो रिजाइन कर देंगे, वो रिजाइन कर देंगे तो जो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है वो वीक हो जाएगी, वो टॉपल हो जाएगा, है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज यहाँ हियर कि ब्लाइंडली पार्टी के जो व्यूज हैं उसको एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है ना। That is quite difficult, and वही चीज यहाँ पे ऑथर ने बताई है। There are 2 broadly accepted roles of representatives such as MP in a democracy. MP के रोल 2 accepted roles हैं। One is that they are agents of the voters and they are expected to vote according to the wishes एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स। जो मैंने बताया कि पहला रोल तो उनका ये है कि एजेंट ऑफ वोटर है, वो वोटर्स के एजेंट है, उस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको वही चीज में वोट करना चाहिए विच इज गुड फॉर देयर ओन कंस्टिट्यूएंट्स, वो उनके कंस्टिट्यूएंट्स के लिए जो अच्छा हो वो करना चाहिए, ठीक है ना। एंड द अदर इज दैट देयर ड्यूटी टू कंस्टिट्यूएंट इज टू एक्सरसाइज देयर जजमेंट ऑन वेरियस इश्यूज टुवर्ड्स द ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट। और दूसरा ये कि उनको ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट देखकर रखना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे पार्टी के लिए लॉयल्टी, ठीक है, एक लॉयल्टी अलग चीज है पार्टी के लिए, लेकिन हर वोटिंग पार्टी को ही ध्यान में रख करके या पार्टी ने जो कह दिया वो करके एक्सेप्ट करना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑल्सो एंड दैट इज नॉट मैंडेटरी ऑल्सो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड एंटी डिफेक्शन को ऑथर ने कहा कि इट वीकेंस द अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, इट वीकेंस द अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, क्योंकि ऑथर फिर कोई भी, अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछोगे कि भैया आपने ऐसा वोट क्यों किया, आपने क्यों इसके सहमति में बिल पास करवाया, तो आप बोलोगे कि भैया हम क्या करें, हम तो पार्टी के उससे जुड़े हुए ना, तो मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती। आप हर चीज किसके ऊपर डाल दोगे, अपने पार्टी के ऊपर डाल दोगे। आप तो हर चीज में यही बोल दोगे कि यार मैंने तो किया ही नहीं था, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जानते तो हो कि अगर मैं नहीं करूंगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाऊंगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अभी क्या होता है, स्पीकर कई जगहों पे डिसीजन नहीं दे पाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दे दिया है, 3 महीने का टाइम दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको 3 महीने के अंदर स्पीकर को डिसीजन लेना पड़ेगा ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन प्ली, और अगर स्पीकर नहीं लेता है तब कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने तब नहीं बताया कि अगर नहीं ले पाता है तो क्या होगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई टाइम फ्रेम फिक्स किया है डिस्क्वालिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट ने, तो यस दे हैव फिक्स्ड द टाइम फ्रेम एज 3 मंथ एंड 3 महीने के अंदर स्पीकर को डिसीजन लेना है ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन। और 10th शेड्यूल के बारे में सुप्रीम ऑथर ने कहा है कि ये बिल्कुल रिपील कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा ये एब्सर्ड है, ठीक है ना। नेपाल से न्यूज आ रही है कि नेपाल में जो आपका केपी ओली था, उन्होंने क्या किया था कि डिसॉल्व कर दिया था पार्लियामेंट को दिसंबर 2020 में, और फिर लेटर भी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने उसको अप्रूवल भी दे दिया था, और ये चीजें गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो बट सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वहां पे सुप्रीम कोर्ट की, उसने ओवरटर्न कर दिया इस डिसीजन को। नाउ दे हैव ओवरटर्न्ड द डिसीजन और कहा है कि ऐसा ही गलत है क्योंकि अभी कोई भी पार्टी वहां पे पावर में आ सकती है। सो फॉर दैट रीजन दे हैव निगलेक्टेड दैट। एंड अब ये पूरा दारोमदार जो है, अब वहां पे देखते हैं कौन पार्टी बनाएगा। पुष्प कुमार दहल प्रचंड का एक ग्रुप है, केपी ओली का दूसरा ग्रुप है, और पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो है वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, है ना, एनसी पार्टी को, यानी नेपाली कांग्रेस को, जिसको शेर बहादुर ड्यूबा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। शुड गवर्नमेंट रेगुलेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूज आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने नया न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड लाया है। न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड लेकर के आए हैं, और उसमें उन्होंने फेसबुक, गूगल को ये फोर्स किया है दैट दे हैव टू पे द लोकल मीडिया आउटलेट्स एंड पब्लिशर्स टू लिंक देयर कंटेंट इन न्यूज फीड और सर्च रिजल्ट। मतलब कि इस न्यूज फीड सर्च रिजल्ट में अगर उनको दिखाना है ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल्स का ये कंटेंट, तो उनको लिंकिंग टैक्स देना पड़ेगा, फेसबुक और गूगल को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसको पे करेंगे? गूगल और फेसबुक ये पे करेंगे टू द पब्लिशर्स, जर्नलिस्ट, न्यूज मीडिया ऑफ योर ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया कि ये सही कि नहीं, तो पहले ने बोला, जेफ जार्विस का कहना है कि एक लिंकिंग टैक्स है, दैट दोज हु लिंक मस्ट पे अ फीस। अब यहाँ पे उन्होंने दिया कि देखो क्या है मेन चीज कि ये सबसे बड़ा इशू जो है इस लॉ के साथ वो ये है कि ये पैसा पब्लिशर्स को क्यों जा रहा है या न्यूज हाउसेस को क्यों जा रहा है, ये एजुकेशन, हेल्थ या इंटरनेट एक्सेस टू द पुअर इसके लिए क्यों नहीं जा रहा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं पब्लिशर्स को, बिजनेस हाउसेस जो कि उसको ओन करते हैं उनको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही चीज, यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं वो यही चीज जस्टिफाई कर दें कि हाँ ये जो लॉ बनाया गया है दिस इज एक्चुअली टू बेनिफिट द पब्लिशिंग हाउसेस, उन हाउसेस को बेनिफिट देने के लिए है। एंड एक दूसरा इंपॉर्टेंट एक और इशू है इसके साथ कि दे हैव टू कंपल्सरीली कैरी सच कंटेंट्स, मतलब कि अब उनको, मतलब कि प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली दे हैव टू पे फॉर मीडिया कंटेंट बट ऑल्सो हैव टू कंपल्सरीली कैरी सच कंटेंट। तो ये भी एक इशू है, एंड क्योंकि ये कंपेल्ड स्पीच है, कंपेल्ड, आप किसी दूसरे को कंपेल करोगे कि आप उनके कंटेंट को कैरी करें, तो दिस विल बी अ कंपेल्ड स्पीच, एंड कंपेल्ड स्पीच इज नॉट अ free speech. So that is the thing which is important. Okay, so make sure you remember this thing, that compelled speech is not free speech. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। इंस्क्रिप्शंस ऑन विजयनगर किंग्स डेथ डिस्कवर्ड। द फर्स्ट एवर एपिग्राफिकल रेफरेंस टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ विजयनगर किंग कृष्णदेवराय हैज बीन डिस्कवर्ड एट होनेनाहल्ली इन द तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट। तो तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में होनेनाहल्ली नाम की जगह है, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है कृष्णदेवराय का, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ द इंडिया, हु रूल्ड फ्रॉम द साउथ इंडिया, है ना, साउथ की तरफ वहां से रूल करते थे वो, स्पेशली जो कर्नाटका वाला रीजन है यहाँ पे, कृष्णदेवराय। एंड उनकी जो डेट आई है कि डेथ की जो डेट है वो अक्टूबर 17, 1529, 17 अक्टूबर 1529 इज द डेट, है ना। इट वाज अ संडे एंड द इंसिडेंटली दिस डे वाज मार्क्ड बाय अ लूनार एक्लिप्स। तो लूनार एक्लिप्स था 17 अक्टूबर 1529 की डेट थी, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक इंस्क्रिप्शन में निकल करके सामने आया, होनेहल्ली नाम की जगह है जो कि तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। द इंस्क्रिप्शन इज इनग्रेव्ड ऑन अ स्लैब केप्ट ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द गोपाल कृष्ण टेम्पल। तो गोपाल कृष्ण टेम्पल है वहीं पे होनेहल्ली तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में, एंड इट इज रिटन इन कनाडा, है ना, कर्नाटका में ही, कनाडा में ये लिखा हुआ है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज है वह इनक्वाइज टू गो फॉर एरियल मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। तो इनक्वाइज यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है ऑफ द प्लानिंग टू टेक द हेल्प ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की हेल्प लेगा फॉर एरियल मैपिंग ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ ओशियन फ्लोर। तो इसको बैथीमेट्रिक स्टडी कहते हैं। बैथीमेट्रिक मतलब कि जब ओशियन फ्लोर की आप स्टडी करते हो ना तो उसको बैथीमेट्री कहते हैं। तो बैथीमेट्रिक स्टडीज जो है वो कैरी ऑन करेगा कौन, इनक्वाइस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड अलॉन्ग विद द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो NRSC के साथ मिलकर के ये करेगा, इनक्वाइस और NRSC, मतलब कि इनक्वाइस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर के, ठीक है ना, बैथीमेट्रिक स्टडीज करेगा। अब NRSC ने ऑलरेडी एयरबॉर्न लेजर ट्रेन मैपिंग कर ली है, ALTM कर चुके हैं। NRSC क्या है, NRSC के बारे में बताऊंगा अभी मैं। ये एयरबॉर्न एवियन ये वाली स्टडीज करता है, NRSC ही करता है, ठीक है ना, इसरो का पार्ट है एक्चुअली में। सो दे हैव ऑलरेडी डन दैट, ठीक है। एंड नाउ ये मल्टी हैजर्ड स्टडीज के लिए बेसिकली किया जा रहा है। जो ये ओशन फ्लोर्स हैं यहाँ पे भी बहुत सारे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं, सुनामी से बहुत बड़ा ये कॉज रहते हैं। तो वही है कि मैपिंग करने की जाएगी। और वैसे टोपोग्राफिक एयरबॉर्न लेजर ट्रेन मैपिंग ALTM जो मैंने बताया, इट हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर द एंटायर कोस्ट लाइन, पूरी कोस्ट लाइन के लिए ALTM यानी कि एयरबॉर्न लेजर ट्रेन मैपिंग की जा चुकी है NRSC द्वारा, ठीक है। अब थोड़ा आपको बता दूं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है, हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है ना। इट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी इन 2007, सेटअप इन 2007। ESSO इनक्वाइज जो है ये
साथ में बनी थी, एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ये भी याद रखिएगा, अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। दूसरा NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसरो का पार्ट है। इट इज वन ऑफ द सेंटर ऑफ इसरो का सेंटर है। ये एरियल एंड सैटेलाइट सोर्सेस के डेटा को मेंटेन करता है। एक और बॉडी होती है NIOT, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन नवंबर 1993, 1993 में बनाया गया था NIOT को एज ऑटोनॉमस सोसाइटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ओनली, ठीक है ना। एंड NIOT इज मैनेज्ड बाय गवर्निंग काउंसिल एंड द डायरेक्टर इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये चेन्नई बेस्ड है, NIOT चेन्नई बेस्ड है, स्टैब्लिश इन 1993। तो ये कुछ अलग अलग चीजें आपको बतानी जरूरी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। बैक चैनल डिप्लोमेसी प्लेड इट्स पार्ट, तो यहां पे लिखा हुआ है बैक चैनल डिप्लोमेसी हैज प्लेड इट्स पार्ट। तो इसका बैक चैनल डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है बता दूं आपको। बैक चैनल डिप्लोमेसी को ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, एंड इट इज एन अनऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स और अदर पॉलिटिकल एंटिटीज। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी को ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, एंड ये अनऑफिशियल चैनल, मतलब ऑफिशियल चैनल नहीं होता, अनऑफिशियल चैनल होता है किसी दो स्टेट्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये भी आपको चीज याद होनी जरूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। कुछ और न्यूज आइटम्स बचे हैं, आंसर्स भी बचे हैं। मैं आपको आंसर्स बता दूं पहले आज के क्वेश्चंस जो मैंने पूछे थे। तो यहाँ पे पहला सवाल पूछा था कि कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं, नहीं करते हैं विद म्यांमार। तो सिंपल है, इसका त्रिपुरा तो नहीं करता है, मतलब कि ये 4th तो नहीं करता है, तो इसका बी आंसर है 2 and 4। असम भी नहीं करता है, त्रिपुरा भी नहीं करता है, 2 and 4 हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, तो इसमें कसावा है, डैमेज्ड वीट ग्रेन्स है, ग्राउंडनट सीड्स नहीं है, हॉर्स ग्राम नहीं है, रॉटन पोटैटोज है, शुगर बीट है। तो 1 2 5 6 A will be the answer for this, ठीक है ना। 1 2 5 6 will be the answer for this। एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कृतज्ञ जो है वो कौन कर रहा है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एक्चुअली। ये कृतज्ञ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहा है, ICAR कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। एक दो न्यूज और बची थी। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसने एक रिपोर्ट निकाली है, स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड, स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड। तो ये रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। उसने कहा है कि कोविड-19 के कारण जो वर्ल्ड वाइड स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस थे उनके लिए जो एफर्ट्स थी वो कहना चाहिए कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। मतलब पहले बहुत सारे बच्चे खाते थे और कोविड के कारण सिंस स्कूलें बंद थी, 199 कंट्रीज के स्कूल्स बंद हो गई थी, इस कारण से लगभग 370 मिलियन चिल्ड्रन वर सडनली डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिशनल फूड। तो उन्होंने कहा है कि टारगेट वही कहा है कि जो पहले भी 73 मिलियन चिल्ड्रन रह गए थे उनको इंक्लूड करो, और दूसरा कि आप प्री पैंडेमिक लेवल पर आओ, ठीक है ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आप सबको पता है कि 1961 में बना था, ये यूनाइटेड नेशंस के असिस्टेंस से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है ना। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं, रोम में ये बेस्ड है ना। और नोबेल प्राइज तो आप सब जानते ही होंगे। सो दैट इज द थिंग विच इज important फॉर टुडे, एंड आई होप you got clarity regarding all these, and keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.